नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन। और जैसे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था हमने क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, एक लेक्चर में कवर करना था एज़ पर द टाइम, हमारे पास टाइम कम है उसके अकॉर्डिंग। तो फिर भी उसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और नोट्स में आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। बाद में जब मैं एफओ के टाइम पे पढ़ाऊंगा तो उसको थोड़ा सा और डिटेल फोटोसिंथेसिस को, एक फोटोसिंथेसिस अपने आप में 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होता है, इतना बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। चलिए, तो देखो रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन होता क्या, प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है। प्लांट के अंदर की बात नहीं करते, रेस्पिरेशन जो होता है वो हर एक सजीव के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम हो गए या कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जो जीवित है उसके लिए रेस्पिरेशन अनिवार्य है ही है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। फोटोसिंथेसिस किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ हरे पौधों में होता है। फोटोसिंथेसिस हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस होता ना तो आप और हम काम करते ही ना, मैं पढ़ाता ना आप पढ़ते। क्यों? क्योंकि भोजन ऑटोमेटिक बन रहा, क्योंकि हम सब कर किस लिए, अल्टीमेटली इस पापी पेट के लिए कर रहे हैं। तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारे अंदर होती तो हमारे भोजन हमारे अंदर ही बन जाता, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए, तो प्लांट रेस्पिरेशन की बात करें तो था क्या, जो फोटोसिंथेसिस था, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या बना था, इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बना था क्या, C6H12O6, ठीक है। क्या बना था, ये ग्लूकोज बना था, ठीक है, ये ग्लूकोज वहाँ पर बना था उस प्रोसेस में, ठीक। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है मतलब यहाँ पर क्या होता है, जुड़ना। एनाबॉलिक का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पर क्या कार्बोहाइड्रेट बना था कि ग्लूकोज बना था, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की वजह से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ CO2 + H2O से मिलकर क्या बना था हमारा, ये बना था, ठीक है। CO2 और H2O से मिलकर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है, क्लोरोफिल बिगड़ने की वजह से। अब ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। यहाँ पर भोजन बन गया। अब ये भोजन जो है हमारे शरीर के अंदर जाता है, जब हम डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के थ्रू ये जो हमें जो ऑक्सीजन्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड्स होती है, ये हमारे जो है डाइजेशन के थ्रू, ब्लड के थ्रू, पूरे शरीर के अंदर जो है पहुंचती है ब्लड के थ्रू। अब जब हम, जैसे मान लो कोई एथलीट्स है, कोई धावा के वो दौड़ रहा है तो उसका पसीना निकल रहा है, मान लो जो पसीना निकल रहा है तो पसीने में क्या चीज़ निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही हम रिलीज़ करते होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। और प्लांट भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस है ना, करते हैं, भोजन बनाते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालते हैं। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी से इनके जो हम खाते हैं ना, केला, बनाना, फल वगैरह, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही बनते हैं, हम कह सकते हैं। तो अब क्यों कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहे हैं, ये देखो CO2 से ही तो बन रहा है ग्लूकोज, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनती है सारी चीज़ें। अब इस ग्लूकोज का वापस किस में टूटना, CO2 में और प्लस H2O में टूटना, और साथ में क्या निकलेगी यहाँ पर, एनर्जी। क्या निकलेगी, एनर्जी। कितनी एनर्जी निकलती है, लगभग 686 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। अब ये जो प्रोसेस होती है, ये होती कहाँ है, ये होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। साइटोप्लाज्मा प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह ये प्रोसेस होती है, क्लियर है। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ये प्रोसेस होती है और यहाँ पर काम करते हैं एंजाइम, क्लियर। अब मैंने क्या बोला कि जो रेस्पिरेशन होता है बच्चा, वो कौन सी प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक, क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का क्या मतलब है बच्चा, कैटाबॉलिक का मतलब होता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं टूटना, टूटना हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैटाबॉलिक का मतलब है टूटना, क्योंकि एनाबॉलिक मतलब जोड़ रहे थे। देखो ये CO2 और H2 मिलकर क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट जोड़ रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज जो है यहाँ पर क्या है, टूट रहा है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम के द्वारा, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको बोलेंगे कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, हम बोल सकते हैं कि ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बड़े या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये किसमें, छोटे, या हम बोल सकते हैं सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। सिंपल में टूटना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहलाती है। और रेस्पिरेशन के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इतना आपको यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात। अब देखो
यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमने क्या सीखा अभी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पर ये जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये लाइट एनर्जी थी, ये कन्वर्ट हुई किसके अंदर, ग्लूकोज मतलब किसके अंदर कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई। अब केमिकल एनर्जी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, केमिकल एनर्जी अब यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन हो सकता है और फैट हो सकता है। ये इन सब का टूटना, हाँ, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें या प्लांट की बात करें या हमारी बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं और फैट वसा भी लेते हैं ना। रोटी खा रहे कार्बोहाइड्रेट, दाल खा रहे प्रोटीन ले रहे हैं और घी वगैरह खा रहे तो फैट ले रहे हैं। तो ये जो हमारे ये बना है यहाँ पर ग्लूकोज, ये जो है क्या है, रेस्पिरेटरी, आप बोल सकते हो ये क्या है, रेस्पिरेटरी कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये टूट जाते हैं किसमें, सिंपल फॉर्म में। इस सिंपल फॉर्म में इनका टूटना, क्योंकि हमने भोजन के रूप में क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, फैट लिया। अब इनका क्या होता है, डाइजेशन, पाचन होता है। तो सॉरी बच्चा, तो जब इनका डाइजेशन होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। तो रेस्पिरेशन क्या काम करता है, रेस्पिरेशन यही काम करता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है, यही होता है रेस्पिरेशन, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, मतलब यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर क्या निकल रही है, एनर्जी निकल रही है। तो रेस्पिरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी निकल रही है, मतलब ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। क्या बोल सकते हैं इसको, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। एक्सोथर्मिक का मतलब है ऊष्माक्षेपी, ठीक है, ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है, देखो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये ऊष्मा या क्षेपी या ऊष्मा, क्या बोल सकते हैं इसको, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होती है। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है बच्चा, ये दिन रात चलती रहती है, ठीक है, दिन रात चलती रहती है, ठीक है, डे एंड नाइट, डे प्लस नाइट, दिन रात ये प्रोसेस चलती रहती है। जबकि ट्रांसपिरेशन जो होता है सिर्फ दिन में चलता है, ट्रांसपिरेशन सिर्फ दिन में चलता है, लेकिन केम प्लांट में रात में होता है ना, केम प्लांट में रात में होता है, ठीक। तो यहाँ पर डे नाइट की हमने यहाँ पर बात की है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसकी। हमने बोला कि जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ना, दो जगह होता है। साइटोप्लाज्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो, एक तो होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, आउटर लेयर और इनर लेयर। इन दोनों लेयर के बीच में जब रेस्पिरेशन होता है या यहाँ पर लिंक रिएक्शन काम करती है तो यहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही मैट्रिक्स के अंदर होगा, मैट्रिक्स में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम, मतलब जो आउटर और इनर लेयर है माइटोकॉन्ड्रिया की उसके बीच का जो स्पेस है वहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइल लिंक रिएक्शन काम करती है और वहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मैट्रिक्स जो होता है वहाँ पर क्रेब्स साइकिल। और बात करते हैं ऑक्सीसोम, जो ऑक्सीसोम होता है यहाँ पर क्या चीज़ काम करेगी, यहाँ पर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर काम करता है और यहाँ पर भी रेस्पिरेशन होता है। तो मेनली जो रेस्पिरेशन होता है ना बच्चा वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है और यही हमें पता है कि जो एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है पावर हाउस ऑफ सेल, इसको हम बोलते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ही भी रेस्पिरेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है, एटीपी बनता है, यहाँ पर भी एटीपी बनता है और एटीपी जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर भी बनता है। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में यहाँ आ जाएगा क्रेब्स साइकिल आपका, यहाँ आ जाएगा ईटीएस सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस यहाँ पर काम करती है लिंक रिएक्शन। यहाँ पर क्या काम करती है, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो यहाँ शोषण होगा। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल काम करता है और ऑक्सीसोम में ईटीएस, और वाया ईटीएस ही क्या होता है, जो एटीपी बनते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एटीपी कहाँ कहाँ बनते हैं ये समझना। पहले तो एटीपी का बनना क्या कहलाता है, समझो बात को, एटीपी का बनना क्या यहाँ पर कहलाता है, समझेंगे उसको। एटीपी जो बनता है ना बच्चा, वो एटीपी के साथ जब एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं एटीपी, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लेना अगर मैंने फोटोसिंथेसिस में नहीं बताया। तो एटीपी का मतलब होता है
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का मतलब हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक, ये फुल फॉर्म होते हैं इन दोनों के। ठीक है, जब एडीपी से एटीपी बनता है, एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ठीक है, आईपी मतलब होता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस, जब एटीपी से जुड़ेगा तो एटीपी बनेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये एटीपी के बनने की जो प्रोसेस है यह क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन। क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन कहलाती है। ठीक है, ये मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, लेकिन वहाँ थोड़ा फास्ट पढ़ाया था, यहाँ भी समझ लो। एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस जुड़ेगा तो एटीपी बनेगा, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशन। अब ये फास्फोराइलेशन बच्चा 3 तरीके से होता है। ठीक है, ये जो फास्फोराइलेशन जो होता है 3 तरीके से होता है, मतलब 3 तरीके से आपको एटीपी बनते हुए मिलेगी। एक तो बनता है क्या? लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में, जो लाइट की प्रेजेंस में बनता है उसको बोलते हैं फोटो फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। ठीक है, जब लाइट की प्रेजेंस में जो है एटीपी बनता है, लाइट की प्रेजेंस में अगर एटीपी बनेगा तो उसको हम बोलेंगे फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये होती है साइटोक्रोम में या क्लोरोप्लास्ट में। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है ये प्रोसेस, हरित लवक में, हरित लवक के अंदर ये प्रोसेस होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, तो एक तो बोल सकते हैं आप एटीपी कहाँ बन रहा है? एटीपी देखो, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनना, एटीपी बनेगा, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बनेगा तो उसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा जो बनेगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी बनता है तो ये कहाँ बनता है बच्चा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी फास्फोराइलेशन। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा एटीपी, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी फास्फोराइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर बनता है ना ऑक्सीजन भी प्रेजेंट ना हो और लाइट भी प्रेजेंट ना हो, दोनों अगर प्रेजेंट ना हो तो यह बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी ना हो और लाइट भी ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन के भी एब्सेंट हो और लाइट भी नहीं हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। और ये जो प्रोसेस है बच्चा, ये कहाँ होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एटीपी बनता है, ठीक है, याद रखना, जब माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एटीपी बनता है तो उसको सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बिना बनता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन आपको मिल जाए माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस, तो आपको ऑल ऑफ दिस लगाना है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि सभी जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये आ गई बात समझ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो बच्चा 2 प्रकार का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, है ना। 2 प्रकार का रेस्पिरेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसको हम वायुवीय बोलते हैं, एरोबिक बोलते हैं। एक होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, जिसको हम अवायुवीय या अनएरोबिक बोल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है उसको हम क्या बोलेंगे? वायुवीय, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और दूसरा होता है एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ठीक है, ये होगा ऑक्सीजन की अब्सेंस में। देखो कैसे ये प्रोसेस काम करती है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना। ऑक्सीजन की मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 6 कार्बन है, C6H12O6। ये टूटेंगे किसके अंदर? CO2 प्लस H2O के अंदर, प्लस एनर्जी निकलेगी। कितनी एनर्जी निकलेगी? 686 किलो कैलोरी। ठीक है,
ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। ये किस में हो रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर हो रहा है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पर देखो एरोबिक की कंडीशन में टोटल एटीपी कितने निकलेंगे? यहाँ पर टोटल एटीपी बनते हैं 38, ठीक है। टोटल एटीपी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, याद रखना है ना, 1 ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी बनते हैं एरोबिक कंडीशन में। अनएरोबिक की कंडीशन में क्या होगा? C6H12O6 जब यहाँ पे निकलेगा तो C2H5OH प्लस यहाँ पर निकल जाएगा आपका CO2 प्लस निकलेगी एनर्जी, और यहाँ एनर्जी कितनी निकलती है? 21 किलो कैलोरी। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति है, ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोसेस हो रही है और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, याद रखना, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये दोनों प्रोसेस, याद रखना, दोनों की दोनों प्रोसेस कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, ठीक। दोनों प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही है। क्लियर है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस रहेगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। एल्कोहल ये एल्कोहल बन जाएगा, और ये जो एल्कोहल बनेगा मतलब ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट प्रोसेस है। क्यों इनकम्प्लीट है बच्चा? क्योंकि आगे जब हमें लिंक रिएक्शन में जाना है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन चाहिएगी ही चाहिएगी। ऑक्सीजन वहाँ पर ज़रूरी होती है। बिना ऑक्सीजन के हम क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं कर पाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मतलब क्या? ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस, यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, और ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए हम इनकम्प्लीट प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पर जो है एक ग्लूकोज से जो बन रहा है, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो बन रहा है, एक ग्लूकोज से बन रहे कितने? 2 एटीपी, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस एरोबिक और एनाएरोबिक दोनों कंडीशंस में यहाँ पर होती है। क्लियर है बच्ची? चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? अब हमें टोटल 38 एटीपी यहाँ पर बनाने हैं। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। देखो टोटल कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होगा? सबसे पहले तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद यहाँ पर काम करती है लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन ये किसको जोड़ेगी? ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से। तीसरा यहाँ आता है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक। तो लिंक रिएक्शन कहाँ काम करती है? लिंक रिएक्शन इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। और नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाएगा आपका चौथा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। इसी के थ्रू जाएगा NADPH2, क्योंकि NADPH2 डायरेक्ट ATP नहीं बनाता, वो ETS के थ्रू ही बनाता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप में हमारा जो है रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस, देखो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस को और क्या कहा जाता है? EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर सिंपल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा EMP पाथवे। इसको EMP पाथवे क्यों कहते हैं बच्चा? इसको EMP पाथवे इसलिए कहते हैं कि E का मतलब होता है एम्बेडेड, M का मतलब हो जाएगा मेयर ऑफ, और P का मतलब होता है पार्सनेल, ठीक है। P का मतलब क्या हो जाएगा? पार्सनेस, पार्नस। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका नाम EMP पाथवे रखा है। यहाँ से E ले लिया, यहाँ से M ले लिया, यहाँ से P ले लिया, तो EMP पाथवे ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होगा? हम पहले लेंगे यहाँ पर क्या? C6H12O6 प्लस, ये 2 ATP से 2 ADP रहेंगे यहाँ पे। 2 ATP की क्रिया किससे होगी? IP, मतलब एक इनऑर्गेनिक फास्फेट से होगी, या इनऑर्गेनिक 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट से होगी, क्योंकि 2 ATP है, ठीक है। प्लस 2NAD प्लस काम करेगा, और यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ठीक है।
यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या है एंजाइम काम करेंगे और साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म की, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ काम करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे 2 ATP, क्योंकि 2 ADP है, 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट से मिलेगा तो बनेगा 2 ATP प्लस 2 NAD से क्या बनेगा 2 NADPH2, ठीक है। 2 NADP या 2 NADP प्लस बोलो या 2 NADPH2 बोलो, एक ही बात है, ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है बात। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2 पायरुविक एसिड, ऐसा लिखो ये पहले तो क्या मिलेगा आपको 2 मिलेंगे पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड 2 मिलेंगे पायरुविक एसिड किससे, ग्लूकोज से, प्लस 2 आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे या 2 ATP बनेंगे किससे, इन दोनों से, प्लस 2 आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 NADP प्लस। क्लियर है, ये यहाँ पर बनेगा, ये है ग्लाइकोलाइसिस। समझ में आया। ग्लाइकोलाइसिस में क्या किया हमने, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 2 ADP एडिनिन जो है एडिनोसिन डाइफास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर बनाएगा क्या 2 ATP और 2 NAD। अब ये सोचो कि ADP और NADP कहाँ आया, जो फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था वहाँ पर क्या था, ATP और NADPH2 बने थे, ADP और NADPH2 बने थे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ पर जब जो ग्लूकोज है उसकी प्रोसेस जब ADP प्लस NADP से करवाएंगे एंजाइम की प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म के अंदर, तो 2 तो आपको मिलेंगे पायरुविक एसिड, ठीक, प्लस आपको 2 ATP बनेगा वहाँ से और 2 NADP बनेगा। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, आपको ये पूछा गया ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या है एंड प्रोडक्ट। तो ग्लाइकोलाइसिस का बच्चा एंड प्रोडक्ट जो होता है वो हम बोल सकते हैं 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ये मिलता है, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड यहाँ पर मिलता है ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोसेस में, ये मिला, प्लस कितनी ATP 2 ATP और 2 NADPH2 यहाँ पर मिलता है। समझना बात को, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये तो आपको यही क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, पायरुविक एसिड, ठीक। अब यहाँ पर देखो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है प्रोसेस, यहाँ पर ATP बन रहा है, लेकिन ATP जो बन रहा है बेटा वो यहाँ पर ये जो ATP बन रहा है, यहाँ पे जो ATP बन रहा है ये विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। जब विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया ATP बन रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन ये मैं बता चुका हूँ कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के बिना, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP आता है वो कहाँ से आता है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन से आता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया से, याद रखना, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन से आता है, कौन सा, ये 2 ATP यहाँ से आते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ हुई है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर हुई है, क्या क्या चीज़ हुई है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, शायद ग्लाइकोलाइसिस ऐसे लिखते होंगे, ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग वगैरह जो भी है। तो ग्लाइकोलाइसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्लाइकोलाइसिस में एक तो देखो सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे बात करते हैं एंड प्रोडक्ट की। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ठीक, तो जो है सब स्टेट लेवल में कितने ATP बन रहे हैं, स्टेट लेवल फास्फोराइलेशन में कितने ATP बन रहे हैं, ठीक है, जो है डायरेक्ट गेन ATP कितने हैं, ठीक, डायरेक्ट गेन के अलावा वाया ETS कितने ATP है, और टोटल या कंज्यूम ATP बात करो, कंज्यूम ATP या हम बोल सकते हैं यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। समझना बात को, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो एंड प्रोडक्ट हुआ है वो क्या है आपका, पायरुविक एसिड। एंड प्रोडक्ट क्या बना, पायरुविक एसिड। सब स्टेट लेवल में जो ATP बने, सब स्टेट लेवल में
बात करते हैं सब स्टेट लेवल में एटीपी जो बने वो टोटल एटीपी बने कितने 4। ठीक है, डायरेक्ट गेन कितना हुआ, डायरेक्ट गेन जो एटीपी का हुआ वो हुआ 2। क्यों डायरेक्ट गेन, क्योंकि 2 एटीपी जो है क्या हो गए कंज्यूम। ठीक है, 2 एटीपी क्या हो गए कंज्यूम। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ लिखना पहले 4 बने तो कंज्यूम कितने हुए, कंज्यूम बोले तो कंज्यूम या यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। तो यहाँ पर कंज्यूम एटीपी कितने हैं बच्चा, कंज्यूम एटीपी वो 2 कंज्यूम हुए। ठीक है, सब स्टेट में बने 4, याद रखना सब स्टेट में बने कितने 4, सब स्टेट में बने 4, 2 यहाँ पर डायरेक्ट गेन हुए और 2 जो है वो खर्च हो गए किसमें एटीपी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में। ठीक है, ये खर्च हो गए वाया ईटीएस, वाया ईटीएस। अब वाया ईटीएस क्यों गुजार रहे अपन बच्चा, देखो 2 एटीपी बने, ये वाले 2 एटीपी, दो बार प्रोसेस होती है, मतलब 2 बार में 4 बनेंगे, 4 में सब स्टेट लेवल में 4 बनते हैं, 2 डायरेक्ट गेन होते हैं, 2 खर्च हो जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पूरी 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितनी स्टेप में 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक, 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में 2-2 एटीपी, एक एटीपी खर्च होता है। 10 स्टेप में कंप्लीट होती है, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में एक एटीपी खर्च होता है और टोटल एटीपी जो है 4 गेन कितने 4 एटीपी बनते हैं सब स्टेट लेवल में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसलिए इसको सब स्टेट लेवल बोल रहे हैं। तो 2 एटीपी खर्च होते हैं, 4 बनते हैं, तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो बचे कितने 2 डायरेक्ट गेन कंज्यूम हुए, 2 वाया ईटीएस। सॉरी बच्चा, वाया ईटीएस की बात करें, वाया ईटीएस का मतलब क्या है, वाया ईटीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम की बात करें तो ये जो 2 NADPH2 बने थे, ठीक है 2 NADPH2 बने थे बच्चा, 2 NADPH2 बने थे, तो एक NADPH2 से कितना बनता है 3 ATP, याद रखना NADPH2 से बनता है 3 ATP। तो वाया ईटीएस, अब डायरेक्ट तो इनसे एटीपी मिलेगा नहीं, इनको वाया ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ एटीपी कितने बनेंगे, यहाँ एटीपी बनेंगे टोटल 6। समझ आ गई बात, टोटल कितने बनेंगे 6। तो 4 यहाँ बने, 6 यहाँ बने, तो मैं अब बात कर लेता हूँ यहाँ टोटल एटीपी की, टोटल या ग्रास एटीपी, टोटल या ग्रास एटीपी कितने हो गए यहाँ पर 10। अब यहाँ पे बात करता हूँ नेट गेन की। ठीक है, नेट गेन की बात कर लेते हैं। तो नेट गेन कितने हैं 8 ATP वाया ईटीएस। ईटीएस से जाओगे तो टोटल एटीपी आपको नेट गेन कितने मिलेंगे 8, टोटल कितने मिलेंगे 10। और अगर सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे तो नेट गेन कितना है 2, जो डायरेक्ट गेन है। समझ में आ गई, ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। कहानी समझ में आ गई क्या है यहाँ पर, क्या सर्दी हो गई इसलिए बहुत चीखें आ रही है। चलिए बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस समझ में आ गया कि यहाँ पर क्वेश्चन तो ये बनेगा ग्लाइकोलाइसिस का इंड प्रोडक्ट क्या है, तो पायरुविक एसिड है। ठीक है, पायरुविक एसिड यहाँ पर बनता है और 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुवेट के, याद रखना 3 कार्बन वाले कितने 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के, कितने 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 पायरुविक एसिड मैंने लिखा, इंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है, सब स्टेट लेवल है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना एटीपी बन रहा है, तो टोटल 4 बनते हैं, उसमें से 2 डायरेक्ट मिल जाते हैं और 2 खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो सब स्टेट लेवल में टोटल नेट गेन कितना है 2 का, कंज्यूम 2 हो जाते हैं। वाया ईटीएस मतलब NADPH2 बनता है, एक NADP से 3 ATP मिलती है, तो वाया ईटीएस आपको 6 ATP मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल गेन की बात करो नेट गेन की, तो डायरेक्ट और ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, नेट गेन आपका 8 हो जाएगा। टोटल की बात करोगे तो 4 ये और 6 ये, टोटल 10 आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गई बच्चा आपकी ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैं बात करूंगा लिंक रिएक्शन की। सेकेंड स्टेप क्या है आपकी, लिंक रिएक्शन, लिंक अभिक्रिया। ठीक है, अब लिंक अभिक्रिया में क्या होगा इसको देखो। लिंक अभिक्रिया में क्या होता है, लिंक का मतलब होता है ग्लाइकोलाइसिस को, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको कनेक्ट करना किससे, माइटोकॉन्ड्रिया या क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, अब क्रेब्स साइकिल होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, तो ये जो लिंक है, ये लिंक अभिक्रिया करती है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करती है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट कैसे करेगी, आपके पास इन प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का मिला था 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड मिला था। ठीक, कितने पायरुविक एसिड
3 कार्बन वाला 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। 3 कार्बन वाला आपको 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर मिला था। इसकी प्रोसेस आप कराओगे 2 कोएंजाइम ए से, ठीक है। कोएंजाइम ए से आप इसकी क्या कराओगे, रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी ये प्रोसेस, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, NADPH2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 2 कार्बन वाला 2 अणु मिलेगा, किसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, प्लस यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे किसके, या 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। समझना बात को, चीज़ें यहाँ पर क्या हुई है। जो आपका ग्लाइकोलाइसिस में इंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स थे और वो एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन वाला था। इसकी अभिक्रिया आपने करवाई कोएंजाइम ए से, एंजाइम ए से 2 मॉलिक्यूल्स लिए बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और NADPH2 यहाँ पर निकलेगा। तो यहाँ पर जब इसे आप अभिक्रिया करवाओगे तो 2 कार्बन वाला आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ये लिंक अभिक्रिया है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है ना, ये कहाँ पर काम करता है, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में काम करता है। ये जो लिंक अभिक्रिया ये कहाँ होती है, तो ये होती कहाँ पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। देखो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेना। ये अंदर कुछ इस तरीके की संरचना होती है, क्रिस्टल लाइक, है ना, जो भी है। तो ये होती है आउटर लेयर, और ये होती है क्या, इनर लेयर। इनके बीच में ये वाला जो स्पेस होता है, इसी को इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये जो लिंक अभिक्रिया यहीं पर होती है, कहाँ पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। एसिटाइल कोएंजाइम यहीं पर काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पर काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर समझो क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन क्या हुई, इन्वॉल्व, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुई फर्स्ट टाइम। मतलब फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ हुआ, तो लिंक अभिक्रिया में। CO2 क्या हुई, यहाँ पर रिलीज हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये CO2 रिलीज हुई और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हुआ, यूज़ हुआ। और ये जो साइकिल है टोटल, ये 2 बार होगा। क्यों होगा ये साइकिल 2 बार, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एसिटाइल आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे एसिटाइल के, एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दोनों जो है 2 बार जाएंगे, एक बार घूमेगा फिर एक बार घूमेगा, 2 साइकिल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम। अब ये जो है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इससे ये कहाँ पर इंटर करेगा, अंदर। ये क्या है, यहाँ पर अंदर जो है मैट्रिक्स है, अंदर क्या है, मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, केसी साइकिल यहाँ पर काम करेगा, क्रेब साइकिल, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल ये किसने दिया, हैंस क्रेब ने, जो भी है नाम इसका, हैंस क्रेब्स ने इसको दिया, इसलिए इसका नाम क्रेब साइकिल है। अब देखो क्रेब साइकिल के अंदर क्या होगा बच्चा, क्रेब साइकिल को और क्या बोला जाता है, TCA साइकिल भी बोला जाता है, और साइट्रिक साइकिल भी बोला जाता है, याद रखना। साइट्रिक साइकिल क्यों बोला जाता है, साइकिल इसलिए बोला जाता है कि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है, इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, सिट्रिक एसिड। और ट्राई सिट्रिक एसिड, और TCA का मतलब भी क्या है, ट्राई सिट्रिक एसिड, 3 कार्बन वाला। ट्राई सिट्रिक एसिड मतलब आप बोल सकते हो 4 कार्बन वाला निकलता है। इसमें टोटल स्टेप्स कितनी होती है, टोटल स्टेप्स होती है 10, ठीक है। और 10 स्टेप होती है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम निकलेंगे या ऑर्गेनिक एसिड जो निकलते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड निकलते हैं, ये भी कितने निकलते हैं, 10 स्टेप्स होती है, और 10 ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पर निकलते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड वगैरह ऐसा। तो इसमें जो है एक 5 कार्बन वाला निकलता है, उसी का आप याद रखना, जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लिसरिक, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ये 5 कार्बन वाला होता है, ठीक है।
4 कार्बन वाले 4 निकलते हैं, एक 6 कार्बन वाला निकलेगा इस तरीके से, पर ये है मेन इंपॉर्टेंट, ये एक ही है, 5 कार्बन वाला एक ही निकलता है, ठीक है। 5 कार्बन वाला मात्र एक एसिड निकलता है, ठीक, 5 कार्बन वाला मात्र एसिड निकलता है, क्यूटोग्लूटेरिक एसिड क्रेब्स साइकिल के अंदर। और ये प्रोसेस क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये अपना लिंक रिएक्शन कहाँ हो रही थी? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये किससे? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड से क्या करता है? रिएक्शन करता है। और ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इसी तरीके से 10 साइकिल चलती है, ऐसा गोल चक्र चलता है पूरा ऐसा, ठीक है। ये एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ से आता है, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक। ये ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड से क्रिया करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं इसके अंदर। तो सारे याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा। लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलिक एसिड से अभिक्रिया करके फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनाता है, यही आपका पूरा क्रेब्स साइकिल है, ठीक है। चलिए चलो, अब यहाँ पे चीज़ें हमें समझना है। चीज़ें हमें क्या समझना है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी बार होता है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी बार होता है? क्रेब्स साइकिल में जो ऑक्सीडेशन होता है वो 4 बार होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन कितनी बार होता है? यहाँ पर 4 बार ऑक्सीडेशन होता है। 2 साइकिल चलते हैं क्रेब्स साइकिल के, याद ना 2 साइकिल ही चलेंगे। पायरुविक एसिड आपके 2 बने, एसिटाइल कोएंजाइम 2 बने, तो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार घूमेगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल भी आपका 2 बार यहाँ पर घूमने वाला है। चलो, मतलब एक ग्लूकोज बनने के लिए, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बनने के लिए क्रेब्स साइकिल कितना? 2 क्रेब्स साइकिल्स होंगे। क्या होंगे? 2 क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अगर आपको बनाना है तो 2 क्रेब्स साइकिल यहाँ पर होने वाले हैं, समझो। एक क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी यहाँ पर बनेंगे? एक जो है क्रेब्स साइकिल से कितने एटीपी यहाँ पर बनने वाले हैं? कितने एटीपी बनने वाले हैं? देखो, एक क्रेब्स साइकिल से कितने बनने वाले हैं? तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? 3 बनते हैं NADPH2, एक बनता है FADH2 और एक बनता है GTP, ठीक है, GT। इससे पता है आपको 3 है ये, और 1 बराबर 3 ATP होता है, टोटल बनेंगे 9 ATP, ठीक। एक FSD बराबर कितना होता है? एक FSD बराबर हो जाता है आपका 2 ATP, तो इससे बनेंगे 2 ATP, ठीक है। एक FADH2 बराबर 2 होता है, ठीक है। एक GTP बराबर 1 ATP होता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 ATP। तो क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल, एक क्रेब्स साइकिल में कितने टोटल ATP बनेंगे? 12 ATP, ठीक है। एक क्रेब्स साइकिल में, याद रखना, एक क्रेब्स साइकिल में टोटल 12 ATP बनेंगे। और टोटल क्रेब्स साइकिल कितने होते हैं? 2 क्रेब्स साइकिल में टोटल बनेंगे 24 ATP। तो क्वेश्चन आपसे कई ऐसा भी पूछा सकता है कि एक क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं? 12। अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बनते हैं, तो 24। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल 2 बार होता है ना, क्योंकि पायरुविक एसिड 2 बार बन रहा है, कोस्टल कोएंजाइम 2 बन रहे हैं, क्रेब्स साइकिल भी 2 बार घूमेगा, तो टोटल 24 एटीपी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मामला क्या हो गया हमारा? लिंक अभिक्रिया में हमने छोड़ दिया, ठीक है। लिंक अभिक्रिया में जो एटीपी हमारा बना था वो हमने छोड़ दिया। लिंक अभिक्रिया में क्या होता है बच्चा? यहाँ लिंक अभिक्रिया में भी याद रखना, ये NADPH2 आया था यहाँ पे, तो NADPH2 जो आया था इसके 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं NADPH2 के। तो जो लिंक रिएक्शन है बच्चा, लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बनेंगे? याद रखना, यहाँ पे लिंक रिएक्शन में जो एटीपी कितने बनेंगे? लिंक रिएक्शन में जो एटीपी बनेंगे 3 × 2 NADPH2। तो टोटल जो एटीपी बनते हैं यहाँ पर कितने बनते हैं? 6 एटीपी। 6 एटीपी का बने लिंक रिएक्शन में। अब देखो टोटल एटीपी कितने हो गए? बात करते हैं टोटल एटीपी की, ठीक है। हमने क्या लिया था? 6 कार्बन लिए थे
ठीक, 6 कार्बन यहाँ पर लिए थे। फर्स्ट स्टेप क्या हुई थी? फर्स्ट स्टेप हुई थी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक, फर्स्ट स्टेप हुई थी ग्लाइकोलाइसिस। इसमें आपके क्या बने थे? 2 पायरुविक एसिड बने थे, 2 पायरुविक एसिड बने थे, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बने थे। फिर यहाँ से सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था? सेकेंड स्टेप में आपका लिंक, सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा? लिंक अभिक्रिया होगी, ठीक है, लिंक अभिक्रिया होगी सेकेंड स्टेप में। लिंक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका? सेकेंड स्टेप में क्या होगी? आपकी लिंक अभिक्रिया होगी, और लिंक अभिक्रिया में आपका क्या बनेगा? 2 कार्बन वाला आपको मिलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप जो होगी आपकी क्या? क्रेब्स साइकिल। थर्ड स्टेप क्या होगी आपकी? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में आपको क्या मिलेगा? यहाँ आपको निकलेगी CO2, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल CO2 के निकल जाएंगे। और जो फोर्थ स्टेप है वो है ETS, और यहाँ पर फाइनल आपको मिलेगा ATP, ठीक है, फाइनल ATP मिलेगा। देखो अब समझना, पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP बने थे? ग्लाइकोलाइसिस में ATP की बात करते हैं। चलो 1 बाय 1 समझते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी एक इक्वेशन से। ग्लाइकोलाइसिस में जो डायरेक्ट गेन था, डायरेक्ट गेन की बात करें तो कितने ATP थे? 2 ATP, ठीक है, कितने? 2 ATP। डायरेक्ट गेन की बात हो रही, 2 ATP, ठीक है। और वाया ETS की बात करें, अगर ETS के थ्रू अगर जाएगा तो टोटल कितने हो रहे थे? 6 ATP, टोटल 6 ATP, है ना। तो नेट गेन कितना हो रहा था? नेट गेन की बात करें, टोटल नेट गेन तो 8 ATP यहाँ बन रहे थे, ठीक है, कितने बन रहे थे? 8 ATP। कितने बन रहे हैं? 8 ATP यहाँ पर बन रहे हैं। समझ में आ गई बात को? अरे बाप रे, चलो सर्दी भयंकर हो गई है बच्चा, है ना। तो डायरेक्ट गेन 2 ATP, वाया ETS 6, 2 जो कंज्यूम हो जाते टोटल बनते 10, है ना। तो यहाँ पर 8 आपको मिल गए। समझ गए बात को? अब ये ग्लाइकोलाइसिस में हो गया। अब यहाँ पे पायरुविक एसिड 2 आ रहे हैं। यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम में आपको मिलते हैं 2NADPH2। तो यहाँ पर आपको कितने मिलते हैं? 6 ATP, ठीक है, 6 ATP यहाँ से मिलते हैं। क्रेब्स साइकिल की बात करो तो क्रेब्स साइकिल में आपको कितने मिलते हैं? एक क्रेब्स साइकिल में आपको मिलते हैं 12 ATP, ठीक है। तो 2 क्रेब्स साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो कितने मिलते हैं आपको? 24 ATP। तो अब यहाँ पे फाइनल ETS में आप जाओगे तो टोटल ATP आपको कितने हो रहे हैं? टोटल ATP कर लो कितने हैं? टोटल ATP आप यहाँ पे कर लीजिए। 8 ATP ये, 8 और 6 14, 14 और 24 कितने हो रहे हैं? टोटल 38 ATP, ठीक है, टोटल 38 ATP बन रहे हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा वो क्वेश्चन समझो। एक पायरुविक एसिड से कितने, एक पायरुविक एसिड से कितने ATP बन रहे हैं? कितने ATP बन रहे हैं क्वेश्चन आपसे, ठीक। अब पायरुविक एसिड का पूछा है तो ग्लाइकोलाइसिस छोड़ दो, ग्लाइकोलाइसिस छोड़ दो। कितने बन रहे हैं? 24 और 6। एक पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? एक पायरुविक एसिड से नहीं, 2 पायरुविक एसिड ले लो क्योंकि 2 अपन चल रहे हैं ना। 2 पायरुविक एसिड से कितने मिलेंगे? 24 और 6। तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? टोटल बनेंगे 2 पायरुविक एसिड से 30 ATP। कितने? 30 ATP। तो एक पायरुविक एसिड से कितने बनेगा? एक पायरुविक एसिड से कितना बनेगा? 15 ATP। ये याद रखना, एक पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? 15। तो 2 पायरुविक एसिड से 30, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की बात ही नहीं की उसने। 2 पायरुविक एसिड से कितने बनेंगे? तो यहाँ से चालू हो रहा पायरुविक एसिड, तो 2 पायरुविक एसिड से कितने बन रहे हैं? 24 और 6 30, ठीक है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया? आपसे पूछ लिया जाए, क्रेब्स साइकिल को तो पता ही है, क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे, है ना। क्रेब्स साइकिल से कितने बन रहे हैं? तो 24। यही क्वेश्चन समझ में। क्रेब्स साइकिल को पता है, एक क्रेब्स साइकिल से 2 क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं? टोटल 24 ATP, ठीक है। 2 क्रेब्स साइकिल में कितने में? 23। और एक क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं? 12 ATP, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमा के पूछ सकते हैं। टोटल 38 है, ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ दो तो 30 है पायरुविक एसिड से। अगर पायरुविक एसिड भी छोड़ दो, क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं? 1 से 12, तो 2 से 24।
तो बच्चा ये आपका यहाँ पर रेस्पिरेशन ख़त्म होता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन क्वेसेंट, RQ, ठीक है। रेस्पिरेशन क्वेसेंट, जैसे इंटेलिजेंट क्वेसेंट होता है ना, वैसे रेस्पिरेंट क्वेसेंट होता है। तो ये होता क्या है रेस्पिरेशन क्वेसेंट, ये होता है CO2 रिलीज़, CO2 क्या होगी, रिलीज़ होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, गेन होगी। जब CO2 रिलीज़ होगी और ऑक्सीजन गेन होगी, इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें रेस्पिरेटरी क्वोशेंट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना होता है, 1 होता है। प्रोटीन के अंदर कितना होता है, तो प्रोटीन के अंदर होता है 0.8। फेट के अंदर कितना होता है बच्चा, फेट के अंदर होता है 0.7। ऑर्गेनिक एसिड में कितना होता है, ऑर्गेनिक एसिड में आ जाओ बच्चा 1.33। ऑक्जेलिक एसिड में कितना होता है, ऑक्जेलिक एसिड में आ जाओगे तो 4। और की बात करो, केम प्लांट की बात करो, केम प्लांट में कितना होता है, RQ। केम प्लांट में हो जाएगा आपका, केम प्लांट में हो जाएगा आपका 0। और एनएरोबिक में, एनएरोबिक कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है अनएरोबिक कंडीशन में, देखो अनएरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन होगी नहीं, मतलब किसी के बटे में 0, मतलब मान लो यहाँ पर CO2 है लेकिन ऑक्सीजन क्या है 0, तो किसी की बटे में 0, इनफाइनाइट। केम प्लांट की बात करो तो केम प्लांट में ऑक्सीजन तो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती दिन में, क्योंकि वो रात में श्वसन करते हैं। दिन में नहीं होगी तो 0 बटे में आप करोगे, 0 के बटे में कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी क्वोशेंट से अगर क्वेश्चन आए तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखो कार्बोहाइड्रेट की 1 क्यों है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देते, तुरंत एनर्जी देते, तुरंत जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये इसलिए उसका 1 आता है। प्रोटीन और फैट की बात करो तो ये तुरंत डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तुरंत डाइजेस्ट नहीं होते, इनको टाइम लगता है। टाइम लगता है मतलब यहाँ पर एनर्जी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा दोगे मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेशो इसका कम आने वाला है, ठीक है। तो बच्चा ये था रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो हमने पढ़ा है ना, जितना मेरा नॉलेज था या जितना मैं जानता था और जितना मैं बेहतरीन तरीके से समझा सकता था, सारा एफर्ट मैंने लगाया, ठीक है। तो क्रॉप फिजियोलॉजी में जो चीज़ें हमारी बची थी वो सारी कंप्लीट होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।